सो बेटा आज हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमने लास्ट टाइम ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने शुरू करा था। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि वो टेंडेंसी रोटेट करने की प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, कि जब भी किसी प्लेन से लाइट हम पास करते हैं तो उसके पास टेंडेंसी क्या होती है कि वो उसको रोटेट कर दे। ऑर्डिनरी लाइन जब उसमें से पास करती है तो वो क्या होता है, उसका एंगल जो है वो रोटेट हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में। तो दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स। यानी कि वो कंपाउंड्स, पहली तो वही बात है कि जो अपने में से लाइट को पास होने दे। ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड। वो रोटेट हो जाता है जैसे ही उसमें से लाइट पास करती है, तो उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और जितने एंगल पे वो रोटेट हुई, वो एंगल को हम मेजर करते हैं पोलैरिमीटर से। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी थी कि रोटेट करते हैं अगर हम कंपाउंड को, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको राइट की तरफ रोटेट करती है तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ, और अगर लेफ्ट की तरफ करती है तो वो होता है लेवो रोटेटरी। वेरी गुड। चलो अब हम इसी का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है असिमेट्री के ऊपर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द असिमेट्रिक कार्बन और अदर थिंग्स। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर असिमेट्री आएगी, कायरलिटी आएगी एंड एनेंशियोमर। सेकंड आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स। ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर असिमेट्री। असिमेट्री का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा। सो जनरली अगर हम असिमेट्री की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है कि कुछ डिफरेंस होगा। ऑप्टिकली एक्टिविटी में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो एक साइंटिस्ट थे लुइस पैस्चर नाम के, उन्होंने क्रिस्टल को कंपाउंड बनाए थे। उन्होंने एक ऐसे कंपाउंड्स देखे जो मिरर इमेजेस बनाते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड जिनकी मिरर इमेजेस बनती हैं, उसके ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। क्या देखा गया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, दोनों टाइप ऑफ क्रिस्टल का, वो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है। ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है बेटा, कि एक ये नहीं है कि अगर आप किसी चीज को लेके चल रहे हो, मान लो एक कंपाउंड था, उसको मैंने रोटेट कराया 60 पे, तो उसकी मिरर इमेज 120 पे रोटेट हो जाएगी। मिरर इमेज भी बच्चे 60 पे ही रोटेट होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन उनकी चेंज हो सकती है, लेकिन उनकी जो रोटेशन है वो सेम एंगल पे ही रोटेट करेगी। अगर एक 60 पे कर रहा है तो दूसरा भी 60 पे ही रोटेशन अपनी शो करेगा। तो ये चीज उन्होंने बिलीव करी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो ये डिफरेंस जो था वो एसोसिएट हुआ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ भी। तो ऐसे में एक डच साइंटिस्ट आए जे मॉन्टहोफ, और एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे सी लेबेल। उन्होंने एक स्पेटियल अरेंजमेंट दी 4 ग्रुप्स की अराउंड अ सेंट्रल कार्बन। कार्बन हमें पता है टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, तो उन्होंने एक असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर जिसको नाम दिया गया, वो एक एटम बनाया। अस्टीरियो असिमेट्रिक कार्बन कौन सा था। अब असिमेट्री का क्या मतलब होगा, या असिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। ठीक है ना, विच हैज ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है ना, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप पे डिफरेंट हो। यानी कि अगर तो आप कार्बन को CH4 लिखते हो, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH4, तो दिस इज नॉट अ असिमेट्रिक कार्बन। ये कार्बन क्या है, नॉट असिमेट्रिक कार्बन। बट असिमेट्रिक कार्बन के लिए क्या एग्जांपल रहेगा, कि मान लो एक कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास एक ग्रुप फ्लोरीन है, एक H है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। मतलब चारों ही ग्रुप उसके क्या है, डिफरेंट है। जब चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। क्लियर हुआ सबको। यस मैम। सो दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन, और इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्टीरियो सेंटर भी बोले जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्री क्या होती है बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ये लाइन है, आप इसको सिमेट्रिक कैसे कहोगे, कहोगे कि मैम हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने क्या करा, हाफ में एक लाइन खींच दी। ये अगर 10 सेंटीमीटर की थी, मान लो ये मेरी टोटल 10 की थी, 5 इधर रहने दी,
5 इधर रहने दी, तो ये होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब बच्चे अगर ये चीज है, मेरे पास सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो आप इसको कहां से काट के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें असिमेट्रिक कार्बन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कंपाउंड्स भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यही हमारे पास फंडा है असिमेट्री का। ठीक है, क्लियर ये सबको? और असिमेट्रिक जो होते हैं बच्चे, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस देते हैं। देखो, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं? सुपर इम्पोज मिरर इमेज क्या होती है कि जैसे ये मेरा हैंड है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये आपस में इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं ना, मतलब मेरा ये वाला अंगूठा भी इसी अंगूठे के ऊपर जाएगा, ये फिंगर्स इसके ऊपर। सो दिस इज ये क्या हो गया? सुपर इम्पोज हो गए। ठीक है ना? तो ये होते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होती है कि अगर मेरा ये अंगूठा इधर है और दूसरा उधर जा रहा है, ये ऐसे इसकी मिरर इमेज बन रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। की एक फिंगर तो यहाँ थी, ये वाला थंब इस साइड था, अगर मैं ऐसे रखूंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेंगे, फोल्डेबल नहीं होंगे, उल्टी डायरेक्शन में होंगे, तो ये क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो असिमेट्रिक जो होते हैं वो तो जनरली नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल का फंडा? यस मैम। अच्छा, ये फिजिक्स में भी आता होगा। ठीक है, इफ्रा वाज सेइंग कि थोड़ी देर के लिए फिजिक्स पढ़ रही हूँ। अरे मुझे बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती भाई, मैं तो बी फ्रैंक बता रही हूँ, मुझे नहीं आता फिजिक्स का कुछ भी। तो कोई टॉपिक ऐसा आ भी जाएगा ना, मैं कहने वाली हूँ अगली बार से बेटा फिजिक्स में पढ़ लेना, क्योंकि मेरी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, ये हम इसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो बच्चे सिमेट्री और सिमेट्री के बहुत सारे ऑब्जर्व करोगे आप डेली लाइफ में। अगर आप सफेयर का एग्जांपल ले लो, सफेयर को अगर आप मिरर के सामने भी रखोगे वो सफेयर ही होगा। हाथों के बस नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बनती हैं, क्योंकि अगर एक हाथ की इमेज देखोगे वो उल्टी बनेगी, तो डेट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कुछ चीजें सुपर इम्पॉसिबल होती हैं, कुछ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो बच्चे, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कायरल। तो हमारे पास कायरल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट आर कायरल कंपाउंड्स? तो कायरल कंपाउंड्स बच्चे कौन से होते हैं? विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बनाए वो होते हैं कायरल कंपाउंड्स। और ये सारी उसको फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जहां पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बन रही हैं, उसको आप कॉन्सेप्ट को ही क्या बोलोगे? कायरलिटी। के कायरल और अकायरल पे कई बार क्वेश्चन आता है। तो कायरल कौन से होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, बल्कि जो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकायरल। ठीक है, और जो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं ना बच्चे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, दैट आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये चीज भी इनएक्टिव मतलब? मैं बता रही हूँ। देखो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आ गया, कायरल कंपाउंड, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और एक हम लिखेंगे अकायरल। अकायरल कौन से होते हैं? जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है? Does anyone know about optically active और inactive? किसी को भी कुछ पता हो तो? Yes, anybody? ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं बच्चे और ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जो क्या करते हैं? मिरर इमेजेस जिनकी बने बट वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ही हो, यानी कि किस तरह से? हाँ, जो सिमेट्री, जिनके पास सिमेट्री नहीं होती। जनरली ऑप्टिकली एक्टिव वही है ना जो सिमेट्री नहीं देंगे। सो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? एक तो जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाए और जिनमें सिमेट्री ना हो, सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। और जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लो, ये वाला CAB, अच्छा EFGH ले लेते हैं, फिर सी में इधर लिखते हैं हम। मान लो ये कार्बन है, इस पे मैंने एक कंपाउंड ले लिया AB, स्मॉल c और D। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ आप। मिरर इमेज में ये D आगे आ जाएगा, C, B और A।
अब अगर मैं, कैसे बनाते हैं बेटा सुपर इम्पोसिबल, कैसे चेक करते हैं? आपको उल्टा नहीं रखना, ये कार्बन यहाँ आके रखोगे, ये डी बी के पास जाएगा, सी सी सुपर इम्पोज हो जाएंगे, पर ये डी बी के पास, तो ये प्रॉपरली सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ना ही इनको कोई सिमिट्री है जो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली तो एक्टिव है, बट ऑप्टिकली एक्टिव मींस इनकी रोटेशन पॉसिबल है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या आ जाएंगे कि इनकी रोटेशन पॉसिबल है, बट ये जनरली है क्या, कायरल है। रोटेशन पॉसिबल होती है जहां पे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, जनरली नो सिमिट्री, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल को ही हम ऑप्टिकली एक्टिव में रखते हैं। क्लियर? और इनएक्टिव में कौन से रखोगे? सुपर इम्पॉसिबल, और जिनके पास सिमिट्री हो, और जो थोड़े सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले बेटा बॉल है, बॉल ने तो बॉल ही रहना है, चाहे आप उसका मिरर इमेज बना लो, अभी ये तो है नहीं कि उस साइड से मोटी या पतली होगी, एक सर्कल शेप है तो वो वैसा ही रहेगा सफेरिकल में। ठीक है? ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नो? यस मैम। को कायरल कार्बन नहीं होगा ना फिर? क्या कह रहे हो बेटा? मैम अगर सिमेट्रिकल होगा तो कायरल कार्बन नहीं होगा ना? हाँ, वो कायरल ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, दैट वुड बी कायरल ओनली। क्लियर? चले आगे थोड़ा सा। यस मैम। चलो, कायरल अकायरल सबको पता चल गया। अब हम एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपेन टू ओल का। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल हम कैसे बना लें? प्रोपेन है, टू ओल, आपको इसको थोड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। यहाँ पे कार्बन रखते हैं, OH ग्रुप है, यहाँ पे H ले लो, एक CH3 ग्रुप हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल है, प्रोपेन मींस यहाँ भी CH3 ग्रुप आएगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये क्या कायरल कार्बन होगा फिर? इज दिस अ सिमेट्रिक कार्बन? यस? क्या ये कार्बन जो मैंने बनाया नहीं है होगा। ये कायरल कार्बन होगा? मैम इसमें 2 CH3 है ना, हाँ, वो तो होगा। नहीं होगा, सो दिस इज हाँ। नॉट नहीं ए होगा। कायरल कार्बन, तो ये हमारा कायरल कार्बन का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। तो क्या लूं अगर मैं यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लें हम कायरल के लिए? तो प्रोपेन टू ओल तो अकायरल मॉलिक्यूल हो गया, सीधी सीधी बात हमने कर दी कि ये है ही अकायरल मॉलिक्यूल। अब हम लेते हैं ब्यूटेन टू ओल। अगर मैं ब्यूटेन टू ओल ले लूं, ये H है, इसके पास नहीं CH3 होगा। है, ये हो जाएगा C2H5 जाएगा इसके पास, एक कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप, H OH, और तीसरे वाले पे C2H5, मतलब कि चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, कायरल कंपाउंड हो गया ना ये। यस यस और मैम। सो दिस इज यस अ मैम। कायरल कंपाउंड। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखे होंगे, ब्रोमो क्लोरोआइडोमिथेन, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, आप बताओ क्या ये एक दूसरे के साथ कायरल होंगे या नहीं होंगे? सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कायरल। अच्छा, जो आपस में बच्चे मिरर इमेजेस बनती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। जो भी मिरर इमेज बनेगी, जैसे कि ये कंपाउंड है, अगर मैं यही कंपाउंड की बात करूं, ये C2H5, इधर CH3 ले लिया मैंने, और इधर H ले लिया, इसकी अगर बच्चे मिरर इमेज बनाओगे ना, ये CH3 हो जाएगी, OH उधर जाएगा, C2H5 और H, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? A और B अगर मैं मान लूं, these A and B आर इनेंशियोमर्स। जो मिरर इमेजेस बनती हैं एक दूसरे की, उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक है, इनेंशियोमर्स। जो मिरर इमेजेस बनेंगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर पे भी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इनेंशियोमर क्या होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, जो भी स्टीरियो आइसोमर रिलेट होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। तो मिरर इमेज बन रही है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ही बन रही है। अगर हम फर्स्ट वाले में भी देखेंगे ना, तो मिरर इमेज उसमें नॉन सुपर, उसमें सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी, फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, जहां नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बने, उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक है, वैसे जो इनेंशियोमर होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ सेम होता है, सिर्फ वो कहाँ डिफरेंस शो करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन। तो ये पॉइंट हम नोट करेंगे। देखो क्या पॉइंट रहेगा हमारे पास, इनेंशियोमर
क्या होते हैं इनएंशियोमर? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर images, same physical properties. Second point. Third point, show क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस. हाँ, show difference only in case of rotation of plane polarized light, that is वो लीवो होंगे या फिर डेक्स्ट्रो होंगे. ठीक है, लीवो और डेक्स्ट्रो में. सबको क्लियर हुआ इनएंशियोमर के बारे में कि वो प्लेन पोलराइजेशन को किधर रोटेट करते हैं, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज, वो सिर्फ उनके बीच में डिफरेंस बता सकता है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है. ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या रहती हैं, सेम रहती है. ठीक है. अब एक चीज आती है बच्चे, रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक मिक्सचर पे भी कई बार क्वेश्चन आता है. इनएंशियोमर के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेन, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है? 50-50. ठीक है, वो करोड़पति में लाइफलाइन होती है ना एक 50-50 वाली. यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर का 50-50 का क्या मतलब होगा कि हमने अभी अभी बात करी कि इनएंशियोमर जो है जब वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगा. लेकिन रोटेशन जो है वो क्या करता है, एक आइसोमर का रोटेशन दूसरे को कैंसिल कर देता है. उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर. मींस एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा. एक राइट में जा रहा है तो एक लेफ्ट में जाएगा, और ओवरऑल क्या रहता है उनका, जीरो रहता है ऑप्टिकल रोटेशन. तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें 50% डी करेक्टर हो और 50% क्या हो, एल करेक्टर हो. दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रेसिमिक मिक्सचर. तो रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे लिखेंगे? when two mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation. जब दो एक मिक्सचर जो है, when a mixture contain करता है टू इनएंशियोमर्स, दो इनएंशियोमर्स को. ठीक है ना, इनएंशियोमर्स क्या होंगे, दो मिरर इमेजेस को. ठीक है ना, मिरर इमेजेस में दो ही रहेंगी इनएंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. और वो कैसे हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो. इन इक्वल प्रोपोर्शन मींस 50% उसका क्या है, लेफ्ट की तरफ है, और 50% उसका राइट की तरफ है. सो दैट वुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन. इक्वल प्रोपोर्शन में क्या रहे, उनकी वैल्यू जीरो रहे. इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, विल शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन. और वो क्या शो करे, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करे. then what would be happen, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. और एक की रोटेशन due to one isomer will cancel the rotation of other isomer. मतलब अगर एक की वैल्यू बच्चे इस साइड थी, दूसरे ने उस साइड करी, इसकी +5 थी, इसकी -5 थी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. मतलब 50-50% हो. ये भी चीज है ना, अगर एक की बच्चे +5 है तो दूसरे की भी -5 होनी चाहिए थी. सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर. तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर. क्लियर हुआ सबको रेसिमिक? यस. Yes, ma'am. ओके ग्रेट. जस्ट अ मिनट, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा. खाना वाना खा लिया क्या सबने, या क्लास के बाद खाते हो? खा लिया क्लास के बाद. क्लास नहीं के बाद. मैम. ठीक है, मैंने तो खा भी लिया. मेरे को तो 7:38 पे हम खा लेते हैं. वैसे जल्दी खाना चाहिए रात को ना डिनर. बट आप लोग सही हो, मेरी तो इसके बाद एक और क्लास भी है. इसलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ. चलो, ये सबको क्लियर हुआ बच्चे, रेसिमिक मिक्सचर. और जो प्रोसेस होती है जिसमें इनएंशियोमर कन्वर्ट होते हैं रेसिमिक मिक्सचर में, दैट इज कंसीडर्ड एज रेसिमाइजेशन. उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन. अब देखो, हमें आइडेंटिफाई करने हैं कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स.
ठीक है, मैं आपके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स बनाऊंगी, आपको मुझे बताना है कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है। वैसे तो वेरी वेरी इजी है, बट फिर भी हम कर लेते हैं, हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है एनसीईआरटी के, तो एटलीस्ट मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, हाइड्रोजन बनी हुई है, डैश बॉन्ड में मिथाइल है, वेज बॉन्ड में ब्रोमीन है, और एक हमारे पास OH है। इसके साथ इसका भाई कौन सा बना रखा है, यहाँ पे H है, डैश बॉन्ड में ब्रोमीन है, वेज बॉन्ड में भी ब्रोमीन है, मतलब वेज में ब्रोमीन है और नॉन वेज में भी ब्रोमीन थी इसके पास। तो कौन है दोनों में से कायरल, जिसका वेज नॉन वेज सेम है या जिसका वेज नॉन वेज अलग है? मैम जिसका सब कुछ अलग है। जिसका सब कुछ ही अलग है, ये सही रहा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जिसका बेचारे का सब कुछ ही अलग है वो हमको देगा कायरल कार्बन, हो गया हमारा कायरल। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारा ये वाला कायरल है असिमेट्रिक, A1 इज असिमेट्रिक कार्बन। चलो दूसरा देखते हैं, अब दूसरे में क्या है, दूसरे के पास कौन सी वैरायटी है वो हम बना लेते हैं। दूसरा थोड़ा बड़ा लेके आए हैं कंपाउंड, इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल H और OH। अब इसमें बताओ कायरल कार्बन कौन सा होगा, होगा या नहीं होगा, कायरल कार्बन है या नहीं है? वैसे तो कायरल कार्बन नहीं है, पर है H और OH अलग अलग है। नहीं, क्यों, ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ तो ये कितना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सारा ग्रुप इसी कार्बन के साथ माना जाएगा ना। मान लो ये C3 प्रोपेन वाला ग्रुप है, ये साइड चेन में देखा जाए तो प्रोपेन है, और इसके पास 3 कार्बन वाली चेन है, ये H है, ये OH है और ये CH3 है, चारों डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास कायरल का ही एग्जाम्पल आएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कायरल कंपाउंड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये वाला, क्या ये कायरल कार्बन होगा? इन्होंने क्या बनाया है, 2 पहाड़ बना लिए हमने। अच्छा, बायो में तो ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए ना बायो के लिए, वो डायग्राम। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो केमिस्ट्री में भी ऐसे से ही बनते हैं। चलो बताओ, अब ये कायरल होगा या नहीं? नो मैम। नो, क्योंकि इसके पास ये दोनों ग्रुप ही सेम है, ये ग्रुप और ये ग्रुप इसका सेम हो गया, सिर्फ H और OH डिफरेंट है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हमारे पास, अकायरल। वेरी गुड। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक कायरल। नीचे वाला एक और जो है वो तो काफी इजी है, वो आप लोग कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं रिटेंशन पे। ठीक है, ये इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन सोच के टेंशन नहीं लेनी, इजी है रिटेंशन भी हमारा। देखो, अब रिटेंशन का क्या मतलब है, यहाँ पे रिटेंशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, दैट विल इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट। उसमें क्या रहेगा, अरेंजमेंट थोड़ी प्रिजर्व रहेगी, सिर्फ आपका क्या होगा, एक बॉन्ड टूट के कोई नया बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स अगर आपकी कायरलिटी थी किसी भी कार्बन में, तो वो कायरलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसके साथ वाला कार्बन जो है, वो कायरल कार्बन के बीच वाला बॉन्ड भी नहीं तोड़ना, उसके साथ कोई अगर कार्बन एटम है वो एक्सचेंज होगा। देखो कैसे रिटेंशन को हम क्या शो करते हैं, इसको करके ही हमें पता चलेगा। रिटेंशन में क्या रहता है, मान लो एक कंपाउंड था, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? रिटेंशन मीन्स दोबारा टेंशन, हाँ रीटेंशन, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। नहीं, पर हम दोबारा, हमने पहले भी नहीं ली तो दोबारा कैसे ले लेंगे, है ना। हम तो फर्स्ट टाइम पे नहीं टेंशन ले रहे, तो दोबारा तो क्या ही टेंशन लेंगे, हम नहीं ले रहे, है ना। कोई फिजिक्स के नोट भेज देना, जो आज हुआ भाई भेज देना। तरुण को क्या हुआ आज फिजिक्स में? फिजिक्स कौन करवाता है आपको, कौन पढ़ाता है फिजिक्स? हाँ, खुशी में। अच्छा, मुझे तो वैसे किसी का भी नहीं पता, कोई भी नाम ले लो मैं किसी को नहीं जानती, ऐसे ही शौक से पूछ लिया मैंने। चलो, रिटेंशन में क्या रहेगा बेटा, रिटेंशन होता है इस तरह से, मान लो ये एक कायरल कार्बन आपने डिस्टर्ब नहीं करना, हम अपना कायरल कार्बन को बिना डिस्टर्ब किए
आइडेंटिटी चेंज करेंगे। ये इसके पास एक मिथाइल ग्रुप था, एक हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम था। उसके अलावा अच्छा ये कायरल तो हमने देख, ये कायरल रहा ही नहीं, इसमें कायरलिटी का सीन नहीं आया फिर, नहीं CH2OH है, अलग हो गया, ठीक है, कायरल रहेगा ना, CH2OH ग्रुप जोड़ रहे हैं हम, हमने क्या करा CH2OH ग्रुप जोड़ा और यहाँ पे CH3 था। अब क्या रहता है रिटेंशन में, क्या होता है, मान लो कोई HCl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब ये चेंज कर देना है आपने आइडेंटिटी, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ क्लोरीन ग्रुप चला जाता है, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है CH3H, CH2CH3 और CH2Cl बन जाए, वाटर निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। मींस आपके कायरल कार्बन की कायरलिटी तो बनी रही बट कंपाउंड चेंज हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको डिस्कस करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो हमारी कॉन्फिगरेशन है, अरेंजमेंट है बॉन्ड्स की विद रिस्पेक्ट टू असिमेट्रिक कार्बन, वो तो एज सच रहेगी, वो चीज चेंज नहीं हो रही किसी भी केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन से। आपकी देखो सिमेट्री तो नहीं हिली, अब ये तो नहीं था कि पहले वाला कार्बन जो था असिमेट्रिक था, आपने रिएक्शन लगाई तो वो असिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक हो गया, ऐसा नहीं हुआ, उसकी प्रिजर्वेशन रही स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। तो क्या बोला उन्होंने, इन जनरल अगर हम ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, स्टीरियो सेंटर के साथ वाला तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा ना, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है, ये है ना स्टीरियो सेंटर, ये कार्बन कायरलिटी शो कर रहा है, इसके साथ वाला तो कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा हमने, ठीक है। कब जाके डिस्टर्ब होती है हमारी स्टीरियो सेंटर की सिमेट्री, जब हम उसके साथ वाला बॉन्ड तोड़ते, बट हमने उसके साथ का कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना, प्रोडक्ट जो है सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन का होगा ऑफ ग्रुप अराउंड द सेंटर स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कि जिसमें जैसे पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल था, उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, बट उससे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। So it is important to note that configuration at a symmetric center is the reactant and product is same. सिमेट्री उनकी सेम रहेगी बट साइन जो है ऑप्टिकल रोटेशन का वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब दो डिफरेंट कंपाउंड बने हैं हमारे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और एक बन जाएगा लीवो रोटेटरी, इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। सो वन में बी डेक्स्ट्रो और एंड अदर वन वुड बी लीवो। डेक्स्ट्रो में देखो कैसे था, अब इधर था OH, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी थी, OH को, 1 2 3 उल्टी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या रहना था, माइनस का साइन। अब क्लोरीन को तो लास्ट प्रेफरेंस दे सकते हो आप, फर्स्ट इसको दे दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सिर्फ ये चेंज आ सकता है, बाकी सिमेट्री हमारी एज सच रहेगी, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत परेशानी तो बता दो भाई, तुम्हें मेरी समझ तो आ जाती है ना, कहीं कल को बोल दो हमें नहीं लेनी क्लास, नो मैम, ठीक है, आ जाता है, चलो सही है। अमित सर, यश सर, यश सर को शायद मैंने देखा है, अमित सर का मुझे नहीं पता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा वो म्यू वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मेरे को सिर्फ इतना याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू होती है और वैक्यूम में शायद 1 होती है ना, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ इतना ही आता है मुझे, मतलब इतना मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है मुझे भी फिजिक्स, चलो ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। रिटेंशन, रिटेंशन के बाद अब देखो हमारी टेंशन ग्रो नहीं हुई, खत्म हो गई यहीं पे, इतनी छोटी सी बात थी ये। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन मैंने आपको जब SN1 कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था इन्वर्जन होता क्या है, ठीक है, फिर भी एक बारी दोबारा बता देते हैं। इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन में ज्यादा कुछ हमने इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इन्वर्जन बता देती हूँ मैं एक बारी दोबारा। इन्वर्जन में क्या था बेटा, कि कोई चीज थी हमारे पास, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था तो अटैक जो था वो दूसरी तरफ की पोजीशन से हुआ था,
ठीक है ना। उसमें हमने कैसे पढ़ा था कि जो पहले कंपाउंड था इस तरह से था हमारे पास कंपाउंड कि यहाँ पे कोई ब्रोमीन एटम लगा था, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे कोई CH3 ले लो। अच्छा पहले ही OH लगा दिया मैंने, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा। ठीक है, पहले H ही ले लो, सिंपल H लो, H CH3 और इसको C2H5 लिख देते हैं। ठीक है, कायरल ही बनाना है तो क्या होता है कि ये ब्रोमीन ग्रुप चला जाता है और OH नेगेटिव अटैक करता है, तो इसकी साइड बदल जाती है बच्चे, OH इधर आ जाता है, बाकी के ग्रुप आपके ऐसे लगते हैं। तो जो चीज पहले ब्रोमीन इस साइड लगी थी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। कि रिमूव तो सामने से हुआ लेकिन अटैक पीछे से हुआ, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इन्वर्शन। ये कौन से वाले में पढ़ा था हमने, SN2 में। SN1 में रिटेंशन, SN1 में मेंटेन रहती है क्योंकि SN1 में पहले क्या बनता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है, फिर अटैक होता है, तो उसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसे रहती है, मेंटेन रहती है, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन की होती है, उसमें इन्वर्जन नहीं होता। तो अगर आपको कहीं भी इन्वर्जन का एग्जाम्पल लिखना है तो इन्वर्जन का सबसे मेन एग्जाम्पल ही SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, SN2 की क्या फुल फॉर्म थी, कौन बताएगा मुझे? कार्बोकेटायन तो SN2 में बनता है ना? कौन सा बेटा? कार्बोकेटायन तो SN2 में बनता है। नहीं, कार्बोकेटायन SN1 में बनता है। SN2 तो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, बताया था ना, सिंगल स्टेप है, सिर्फ एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें। इंटरमीडिएट भी क्या दिखाता है कि एक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी साइड से ब्रोमीन जो है जा रहा है। ठीक है, ये थी SN2। और SN1 क्या थी, SN1 हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन थी। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, फिर सेकेंड स्टेप में उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये SN1 में था। मैंने बोला था ना, इससे याद रखोगे 1 मतलब 2 स्टेप उल्टा है, और SN2 2 मतलब 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक, याद आ गया बेटा? यस मैम। चलो डन है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, बिल्कुल सही, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हम लिख सकते हैं। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज दिस। हाँ हाँ, उल्टा बोल दे, हाँ, कोई बात नहीं भाई, नोट्स भेज देना तरुण को सारे फिजिक्स की, उसको केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स की ज्यादा चिंता हो रही है तरुण, ऐसा है क्या? क्यों चिंता हो रही है तरुण को इतनी? अच्छा, और भी कोई बच्चा है क्या इस ग्रुप में जो आज नहीं आया? देखते हैं, एनी का तो मुझे पता है। ग्रुप में तो बहुत सारे हैं। नहीं, जो आ ही रहे थे शुरू से, ग्रुप वाले तो होंगे ही। एनी आती है, दीपाली, दीपांशु, इफ्रा, खुशी, शिखा, तरुण, एक और भी आता है ना बच्चा, थोड़ा बड़ा सा नाम है जिसका, अरे विश्व दीपक। हाँ, विश्व दीपक, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं आया ना आज। वैसे कांस्टेंट में मैम वो हमारे पास पापा का नाम है। अच्छा, मेरा मेरा नाम नवनीत कौर। मैम विश्व दीपक जो है वो उसके पापा का नाम है, वो लड़की है। अच्छा, उसका नाम क्या है? मैम पता नहीं, पर वो लड़की अच्छा है। अच्छा, ये है कि अच्छा वो लड़की है। चलो, हमें उसी नाम से याद है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों की कॉन्स्टेंसी रहती है क्लास में, मतलब वो भी आती ही है। आज हमें पता चला कि वो भी है, वो लड़की है। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो आज नहीं आई, ऑल्दो 9 स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टेंसी में आते हैं। चलो एक और रिएक्शन करते हैं अब हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का क्या मतलब? मैम कोई एलिमिनेट करते हैं। हाँ, निकाल देना, वो करते हैं ना ऐसे, इंडियन आइडल में एक एपिसोड आता है एलिमिनेशन राउंड का। में भी तो था ऐसा एलिमिनेशन वाला। हाँ, तो वही चीज, एलिमिनेशन मतलब उसको एलिमिनेट कर देना, निकाल देना बेचारे को बाहर। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, हम एलिमिनेट किसको करेंगे और कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है हमारे पास, देखो कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, एक कंपाउंड को निकाल देना। अब हम हेलो एल्केन ले रहे हैं, इसमें देखो कंडीशन होनी चाहिए, व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। एक हेलो एल्केन के पास बच्चे बीटा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब अल्फा बीटा वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बट आई होप सबको पता होगा। देखो बच्चे, जो हेलोजन एटम के साथ वाला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा,
उसके बाद वाले को बीटा, फिर गामा और डेल्टा चलते हैं, ठीक है। हेलोजन के साथ वाला अल्फा रहेगा, उससे सेकंड वाला क्या आ जाता है, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा के पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा। कंडीशन ये है कि हेलो एल्केन लेंगे हम, वो भी जब बीटा हाइड्रोजन हो, व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम, जब हम उसको हीट करते हैं किसके साथ, किसी भी आप कह सकते हो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ हमने हीट करा, तो हाइड्रोजन जो है उसका बीटा कार्बन से निकल जाता है, बीटा कार्बन से उसका हेलोजन जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है और हेलोजन अल्फा से बाहर। किस तरह से, ये जो है अपना हाइड्रोजन इसको देता है और हेलोजन जाता है बाहर। अब इसने इसको दे दिया तो ये क्या बना के जाएगा, एल्कीन। ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एक बॉन्ड देता है और हेलोजन हमारा बाहर। हमने एलिमिनेट किसको करा, हेलोजन को, मतलब हेलो एल्केन से आपने एल्कीन ग्रुप बना दिए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एलिमिनेशन, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन। अब बीटा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ था। अब अगर जैसे कोई बच्चे दो शैतानी कर रहे होते हैं, मान लो अभी दो बच्चे हम कौन से लें, इफ्रा ले लेते हैं और एनी ले लेते हैं। अब ये दोनों अगर अपनी क्लास में बात कर रहे होंगे तो बाहर निकाल दिया, अगर किसको निकाल दिया, इफ्रा को बाहर निकाल दिया, पर हाथ तो उसमें एनी का भी था ना, तो उसको भी बोला जाएगा एनी ने ही ये सब करवाया है, बातें तो दोनों कर रही थी। तो वही चीज है, अब बीटा एलिमिनेशन की, बीटा की वजह से वो इन्वॉल्व एलिमिनेशन में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, कि दो एल्कीन को हम रिमूव कर सकते हैं दोनों साइड से। तो किस साइड जो है डबल बॉन्ड बनना चाहिए, कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं इस तरह का, मान लो अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, कितने कार्बन की चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 की लेते हैं और ब्रोमीन रखते हैं सेकंड पे। मान लो 5 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2 C के साथ ब्रोमीन है, और यहाँ पे है हमारा CH3 और ये CH हो जाएगा। ये तो अल्फा था, अच्छा ये वाला अल्फा था और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, मान लो डबल बॉन्ड जो है उसको इस पे भी बन सकता है, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ वाले पे भी आ सकता है, ये है ना, इधर भी आ सकता है और नेक्स्ट वाले पे भी आ सकता है और फर्स्ट वाले पे भी। अगर ये जाए ब्रोमीन तो ये इधर भी डबल बॉन्ड दे सकता है सेकेंड पोजीशन पे और फर्स्ट पे भी। दो तरह के कंपाउंड आपके पास पॉसिबल हैं, या तो ये बन जाए CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, या तो एक ये प्रोडक्ट बन जाए, या हमारे पास क्या बन जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 B बन जाए। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यस। अब हमें ये देखना है कि दोनों ग्रुप में से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1 वाला या 2 वाला, कोई बता सकता है मुझे। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब 2 वाला, पेंटोइन वाला। यस मैम। नहीं नहीं नहीं, ये आपने ना वो वाला रूल लगा दिया, क्या कौन सा रूल होता है जिसमें लेसर हाइड्रोजन एटम पे, मार्कोवनिकोफ, वो नहीं लगेगा इसमें। सेट जेड रूल लगेगा इसमें। तो कौन सा स्टेबल होना चाहिए, पहला। पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें मार्कोवनिकोफ रूल नहीं लगता, वो हाइड्रोजन अटैक पे लगता है, ठीक है। इसमें क्या रूल लगता है, जनरली ये सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, सेडजफ रूल, जिसने हमें क्या बोला था कि डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो है उनका प्रेफर्ड प्रोडक्ट बचे वही एल्कीन होती है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होने चाहिए। सो दैट वुड बी फर्स्ट वाला। तो इसमें कौन सा आता है, सेडजफ रूल फॉलो करते हैं। तो सेडजफ रूल पे कई क्वेश्चन आते हैं। तो सेडजफ रूल हमें क्या कहता है कि एल्कीन वही ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास क्या हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके पास अटैच हो। अब अगर आप ये वाला देखो, इस एल्कीन के पास 4 कार्बन एटम अटैच है फर्दर, और अगर हम ये देखें तो इधर 3 है और इधर 1 ही है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इस साइड एक ही साथ 4 वाला, 3 और 1 वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली हेलोजन बाहर चले जाते हैं और हम क्या मिलती हैं, एल्कीन्स। तो अगर कोई बड़ा कंपाउंड होता है
तो टेक केयर अबाउट दैट कि आपने प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो रखना है, बनाने दोनों ही है, ठीक है ना, बनेंगे दोनों ही, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होगा 90% जो है हमारा वो कौन सा रहेगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे एज कंपेयर टू द अदर वन। क्लियर ये सबको एलिमिनेशन रिएक्शन? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट रिएक्शन है हमारी जिसके मैम बारे सेट सब जे जो रूल है उसमें हेलो एल्केन को हीट करना पड़ता है ना? हाँ, हेलो एल्केन को हीट करेंगे, हीटिंग से ही रहेगी बच्चे, एल्कोहल जितनी भी की वजह एल्कीन से। में भी हीटिंग आती है उनमें, ठीक है। पहले देखो मैंने जब वो लाइन बोली थी, मैंने बोला था व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब वो हीट करेगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी एलिमिनेशन होगी, ठीक है। यस मैम। क्लियर, सबको क्लियर हुआ? सारे बता दो एक बारी। चलो अब हम एक ऐसी रिएक्शन करते हैं जो सबको फेवरेट देखने होती में है। गड़बड़ कर दी, क्या कह रहे हो बेटा? सेकंड वाला देखने में गड़बड़ कर दी थी, इस वजह से गलत बोल दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे क्लियर है ना? अच्छा, यस मैम। सेकंड वाला देखने में अच्छा लगा तो हमने सेकंड बोल दिया, अरे वाह, ये ठीक है। मैंने तो पर सारे ही व्हाइट कलर में बनाए हैं, अगर पिंक में होता तो कह सकते थे गर्ल्स का फेवरेट रहता है, पिंक में था मैम, अच्छा लगा। मैम वो बीच में था ना तो इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं था मेरा मतलब। ओके, चलो ठीक है। अब देखो एक और रिएक्शन हम करेंगे बच्चे, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा चलने वाली रिएक्शन है, ठीक है, सबको पता होनी चाहिए, बहुत पूछी जाती है। दिस इज वुड्स रिएक्शन। या फिर एक होती है ग्रिगनॉट रिएजेंट। ग्रिगनॉट रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होती है ना, दैट आर जनरली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में पहले हम ग्रिगनॉट रिएजेंट ही बनाते हैं। ग्रिगनॉट रिएजेंट क्या होता है, जब भी कोई हेलो एल्केन मान लो CH3 CH2Br मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, वो सारा का सारा ग्रुप उसके साथ जुड़ जाता है। Br तो था MgBr उसके साथ जुड़ जाता है, CH3 CH2 MgBr, इसको बोला जाता है ग्रिगनॉट रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कंसीडर्ड एज ग्रिगनॉट रिएजेंट, जो बहुत सारी रिएक्शन में एज सच यूज होता है। तो जहां भी RMgBr लिखा आए, that means that reagent is generally considered as ग्रिगनॉट रिएजेंट, ठीक है। ये बहुत मशहूर रिएजेंट है ग्रिगनॉट के नाम से। तो कैसे बनता है, किसी भी हेलो एल्केन को ब्रोमीन ही रहता है, जनरली इसमें ब्रोमीन रहेगा ग्रिगनॉट के लिए, मैग्नीशियम के साथ उसको हम हीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो क्या बना देता है CH3 CH2Br, या फिर RMgX भी चल जाता है, कहीं भी आपको RMgX जरूरी नहीं है BRE, मोस्ट केसेस में BR पढ़ने को मिलता है, बट आप X लिख सकते हो। RMgX क्या है, ग्रिगनॉट रिएजेंट है। और ग्रिगनॉट रिएजेंट की फर्दर रिएक्शन हम वाटर के साथ दिखाते हैं। जब भी कोई RMgX जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ना, ये हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन में। ये हमें हाइड्रोकार्बन देता है, मतलब R के साथ कोई H ग्रुप जुड़ जाता है और आपके पास MgOHX बाहर आ जाता है। तो हाइड्रोकार्बन जहां भी बनानी होती है ना, थ्रू ग्रिगनॉट रिएजेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। अरे करा होगा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर में, 11th में था यस शायद। मैम। हाँ, उसमें होगी ये रिएक्शन, फिर तो पता ही है, ठीक है। सो दिस वन वुड बी हाइड्रोकार्बन। तो इससे क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। और फिर वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक जैसी दो चीजें बनती हैं शायद वुड्स डबल हो रिएक्शन, जाएगा। है ना। तो उसमें क्या रहता है कि आप एल्काइल कोई भी हेलो एल्केन लेके चलते हो, 2 ग्रुप ले लेते हैं हम हेलो एल्केन के, और उसकी रिएक्शन कराते हैं फिर हम सोडियम के साथ, तो ये क्या बना देते हैं, RR आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाता है 2NaX बाहर। सो दिस इज कंसीडर्ड एज वुड्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमारा हेलो एल्केन वाला तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एरीन से शुरू करेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन को तो हमने कर दिया खत्म, अब हम हेलो एरीन्स की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे
उसके बाद कितना रह जाएगा, उसके बाद खत्म है ये चैप्टर बस हमारा। दो को क्लास ये हफ्ते में तो खत्म कर देंगे, फिर हम इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बीच बीच में से, ठीक है, ताकि आपको ये देखो एनसीईआरटी में 19 क्वेश्चन देखना जरा, जिसमें 20 रिएक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन जब बनने लग जाते हैं ना, फिर लगता है कि अब तो केमिस्ट्री आसान है, बट इतनी इजीली वो बनेगी नहीं रिएक्शंस, ये मैं पहले ही बता दूं, तो डरना नहीं है, मैं करवा दूंगी सारी, ठीक है, जितना हो पाएगा हम सारा यहीं पे क्लास में कर लिया करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कह रहे हो बेटा? नोट्स, हाँ नोट्स मेरे फिर रह गए थे, मैं अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है ना, मैं ये नोट्स आपके सेंड कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जनरली, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में भिजवा दूंगी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं, दीपांशु तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग भी डिनर विनर करो आराम से, ठीक है, अगली क्लास में आ जाना, और वो जो गर्ल रह गई थी जिसको हम बॉय समझ रहे थे उसको भी लेके आना, किसी को कोई जानता है उसको वैसे? कौन? वही जो किसने बताया था कि वो उसके पापा का नाम है बट वो लड़की है, दीपांशु क्या नाम था? विश्व दीपक, हाँ विश्व दीपक, एनीवन नो अबाउट हर? नहीं, चलो ठीक है, फिर वो खुद ही आ जाएगी, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू बेटा, बाय, गुड नाइट, चल बाय बाय।